एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन हब। मैं अंशुमान आज आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से ज्योग्राफी का वही टॉपिक जिसका हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सॉइल के विषय में। सॉइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, ह्यूमस क्या होता है, इन सारे विषयों पर हमने विस्तार से डिस्कशन किया था। उसके बाद इसी में हमने सॉइल प्रोफाइल के कई सारे लेयर्स को पढ़ा था, जिसमें 4 लेयर्स होते हैं। उसके बाद जो हमने देखा था सॉइल के बारे में, तो सॉइल में मुख्यतः हमने 2 चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि मिट्टी जो होती है वो मुख्यतः 2 तरीके से होती है, 2 प्रकार की होती है। पेडल्फर होती है और एक को बोलते हैं पेडोकोल। पेडल्फर जो है वो 63.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, और जबकि पेडोकल जो है वो इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेडल्फर के कई सारे जो उपवर्ग हैं, सब टॉपिक्स हैं, सब क्लासिफिकेशंस हैं, उन पर विस्तार से डिस्कशन करना है। जिसमें से हमने 2 टॉपिक्स पर डिस्कशन कर भी लिया था, जिसमें हमने टुंड्रा पढ़ा था। एक इसी का उपवर्ग होता है जिसे हम टुंड्रा बोलते हैं, टुंड्रा सॉइल, और दूसरा जो हमारा है वो है पोडोसोल। दूसरा क्या है हमारा, पोडोसोल। इन दोनों टॉपिक्स पर हमने विस्तार से डिस्कशन किया था। आज हम इसी के उपवर्गों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पारिस्थिति के आधार पर मृदा का विभाजन किस तरीके से किया गया है उसके विषय में जानेंगे। फिर एक नया तरीका है जिसमें कई सारे उपवर्ग बताए गए हैं मृदा के, अर्थात मृदा को कई सारे भागों में विभाजित किया गया है, हम उसे भी देखेंगे। तो यदि आपको इस टॉपिक को बढ़िया से बेहतर तरीके से समझना हो तो आप इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें सबसे पहला जो उपवर्ग पढ़ना है वो है लाल पीली मिट्टी, यानी कि रेड येलो सॉयल। तो हर उपवर्ग के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं, उन्हें ही हम ध्यान से देखेंगे और यही काफ़ी रहेगा। तो पहला देखते हैं लाल पीली मिट्टी। इसमें है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पर उच्च तापमान हो और अधिक आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लोहे के अंश अधिक होते हैं, आयरन के अंश इसमें अधिक होते हैं, जिस कारण इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और तीसरा फैक्ट है यह मिट्टी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास से अटलांटिक तक, टेक्सास शहर से अटलांटिक तट तक, भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य कई भागों में एवं मध्य दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। इसका जो विस्तार बताया गया है वो यूएसए के टेक्सास शहर से लेकर अटलांटिक तट तक वह भारत दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य कई भागों में भी तथा मध्य दक्षिणी अमेरिका में भी इसका विस्तार बताया गया है। तो लाल पीली मिट्टी हमने देखा। इसके बाद का जो है वो है लेटेराइट मृदा, इसका अगला उपवर्ग जो है। तो लेटेराइट मृदा, चूंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा है, तो देखते हैं इसके बारे में। यह मिट्टी भूमध्य रेखीय एवं सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। सवाना जो होते हैं वे घास के मैदान होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मीन्स कर्क व इक्वेटर लाइन के मध्य का जो क्षेत्र होता है, कर्क व इक्वेटर लाइन के मध्य का क्षेत्र होता है, जो वहीं पर ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि यह मिट्टी भूमध्य रेखीय एवं सवाना जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की ऊपरी परत में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के निक्षेप मिलते हैं। किसके निक्षेप मिलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के निक्षेप मिलते हैं। इस मृदा का अपक्षालन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेटेराइट मृदा का अपक्षालन नहीं होता है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वृक्ष नहीं उगते हैं यहाँ पर, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, क्या नाम दिए हैं, रोटी की टोकरी। क्या बोलते हैं इसे? रोटी की टोकरी। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है सर्जोनम मृदा। सर्जोनम मृदा क्या होती है? इसका दूसरा नाम काली मिट्टी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्जोनम मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसमें ह्यूमस व कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में ह्यूमस व कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। वर्षा कम होने के कारण इस मृदा का अपक्षालन नहीं हो पाता है। तो जैसा कि हमने जाना कि लैटेराइट मृदा और सर्जोनम मृदा दोनों का अपक्षालन नहीं हो पाता है। सर्जोनम मृदा को हम काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसमें ह्यूमस व कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद का जो हमारा उपवर्ग है उसको देखते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगला उपवर्ग जो है वो है प्रेयरी मृदा के बारे में बता रहा है। तो प्रेयरी मृदा क्या होती है? तो प्रेयरी मृदा के बारे में बताया गया कि यह मिट्टी पूर्वी यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप व संयुक्त राज्य अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। और मक्का इसी मिट्टी की मुख्य फसल है। तो प्रेयरी मृदा का यदि मुख्य फसल के बारे में पूछता है तो हम क्या लिखेंगे? मक्का इसका प्रमुख फसल है। आगे देखते हैं चेस्टनट मृदा, जो कि उसका अगला उपवर्ग है पेडल्फर का। इसमें कहा गया है कि इसमें ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस कम होगा तो वो मिट्टी फर्टिलाइज नहीं होगी या उसके फर्टिलाइज होने की मात्रा जो होगी वो कम होगी। आगे देखते हैं यह मिट्टी नॉर्थ यूएसए व एशिया के अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ उसका विस्तार, यही दो मुख्य टॉपिक्स हैं जो किसी एक मृदा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बड़ी चीज कि इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ यूएसए, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका व एशिया के अर्ध शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? चेस्टनट मृदा। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय मृदा क्या होता है, ट्रॉपिकल सॉइल क्या होता है। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में ही डिस्कस कर दिया था कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो हम इसके विषय में ना जानकर इस मृदा के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि यह मिट्टी भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, अगर स्पेशली बात करें उत्तर पश्चिमी भाग में, तो किस राज्य में? महाराष्ट्र स्टेट में पाई जाती है, जहां पर इसे रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और भारत में कपास उत्पन्न करने वाला मुख्य क्षेत्र जो है वो इसी मिट्टी पर विकसित हुआ है। भारत में कपास का उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है, उस जगह की मिट्टी, उन क्षेत्रों की मिट्टी को हम रेगर मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो कि एक उष्ण कटिबंधीय मृदा है। ठीक, आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा क्या होती है। तो मरुस्थलीय मृदा यानी कि डेजर्ट सॉयल, यह मृदा समशीतोष्ण क्षेत्र में धूसर रंग की होती है, जबकि उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की होती है। दो फैक्ट्स हैं इसमें कि जो मरुस्थलीय मृदा है वह समशीतोष्ण क्षेत्र में धूसर रंग की होती है, वह उष्ण क्षेत्रों में लाल रंग की होती है। इन मिट्टियों का अपक्षालन नहीं होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्षारीय नहीं होते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो एसिडिक नहीं होती है और रिड्यूसिंग नहीं होती है, अपक्षालन नहीं होती है। ये हो गया उसके उपवर्गों के विषय में। आगे देखते हैं जो है पारिस्थितिकीय आधारित मृदा के विषय में देखते हैं। तो पारिस्थिति के आधार पर जो मृदा का विभाजन किया गया है उसमें कुल 5 भाग बताए गए हैं मृदा के, जिसमें रेजिफ्यूल सॉयल यानी कि अवशिष्ट मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉयल वाहित मृदा, एलुवियल सॉयल जलोढ़ मृदा, इयोलाइन सॉयल वातोड़ मृदा और कॉल्यूवियल सॉयल यानी कि सेल या फिर मालवा मृदा। अब बारी बारी से इनके विषय में जानते हैं। चूंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इनके विषय में बहुत ही आसान सी चीजें बताई गई हैं, इसलिए वो नोट डाउन नहीं किया गया है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में। चलिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो रेजिफ्यूल सॉयल यानी कि अवशिष्ट मृदा की करते हैं। अवशिष्ट मृदा कौन सी मृदा होती है? रेजिफ्यूल सॉयल जो बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे हम अवशिष्ट मृदा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रेजिफ्यूल सॉयल यानी कि अवशिष्ट मृदा के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉयल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉयल वह मृदा है जो बनने वाले स्थान से बहकर आई हुई होती है। ठीक, ये बनने के स्थान पर पड़ी रहती है, ये बनने के स्थान से बह करके आई हुई होती है। थर्ड है एलुवियल सॉयल यानी कि जलोढ़ मृदा। तो एलुवियल सॉयल क्या होती है? वह मृदा जो बनने के स्थान से जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। बहकर तो ये भी आई होती है,
परंतु जो जल द्वारा बह करके आई होती है उसे हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। फोर्थ जो हमारा है इवाइलेंट सॉइल यानी कि वातोड़ मृदा। ये मृदा क्या होती है? जो बनने के स्थान से वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। ये जल द्वारा आई, ये खुद ही आई और ये बनने के स्थान पर ही पड़ी रही, जबकि वायु द्वारा वातोड़ यानी कि वायु द्वारा इवाइलेंट सॉइल दूसरे स्थान तक पहुंचती है। अब लास्ट जो हमारा है वो है कॉल्वियल सॉइल यानी कि सेल या फिर मालवा का मृदा। देखते हैं ये क्या है। तो ये वह मृदा है जो पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है। पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचने वाली जो मृदा होती है उसे हम कॉल्वियल सॉइल बोलते हैं। वातोड़ यानी कि वायु द्वारा जो दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे हम इवाइलेंट सॉइल यानी कि वातोड़ मृदा बोलते हैं। जल द्वारा बह करके जो दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और वाहित मृदा जो किसी भी माध्यम से दूसरे स्थान पर पहुंचती है बह करके वो हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल होता है। और अवशिष्ट मृदा यानी कि जो बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है। तो कितना आसान था ये हमारा टॉपिक कि परिस्थिति के आधार पर मृदा का विभाजन किया गया है, जिसमें ये उसके 5 प्रकार हैं। और ये कौन कौन से प्रकार हैं, इनके बारे में क्या है, इनके बारे में हमने विस्तार से जाना। अब आगे बात करेंगे हम कि जो नई प्रणाली है उसके आधार पर मृदा का विभाजन किस तरीके से किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही डिस्कशन करेंगे। जो न्यू क्लासिफिकेशन दिया गया है उसके आधार पर मृदा का कई प्रकार से विभाजन किया गया है, जिसमें वर्टिसॉल मृदा, एरिडीसॉल, मॉलिसॉल, इंसेप्टिसॉल, स्पोडोसॉल, अल्फीसॉल और अल्टीसॉल, ऑक्सीसॉल, हिस्टोसॉल, एंटीसॉल, सबके लास्ट में सॉल है। और ये न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मृदा का विभाजन किया गया है और यही हमारा अंतिम भी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम कि वर्टिसॉल क्या होता है। तो वर्टिसॉल के बारे में अगर हम देखते हैं तो वर्टिसॉल जो है इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है। क्ले की मात्रा किस में अधिक होती है? वर्टिसॉल मृदा में। पहला फैक्ट इसका। दूसरा फैक्ट है कि यह मृदा जो होती है वो वर्षा होने पर फैलती है। वर्टिसॉल क्या होता है कि वर्टिसॉल मृदा वर्षा होने पर क्या होती है? फैलती है, जबकि सूख जाने पर सिकुड़ती है। ये लाइन कई बार पूछा जा चुका है कि वह कौन सी मृदा है जो वर्षा होने पर फैलती है जबकि सूख जाने पर सिकुड़ती है। ये यूपीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक, तो वह कौन सी मृदा है? वर्टिसॉल मृदा, जो कि न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मृदा का विभाजन किया गया है। इसका विस्तार देखते हैं। तो विस्तार में चूंकि ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इसका विस्तार इन सभी जगहों पर है। वर्टिसॉल मृदा कहाँ कहाँ फैली है? वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं एरिडीसॉल। एरिडीसॉल क्या होता है? एरिडीसॉल भी न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मृदा का ही एक उपवर्ग है, जिसमें इसका विस्तार लिखा गया है सहारा, वेस्टर्न एशिया, गोबी मरुस्थल जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल भी है, गोबी रीजन, साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे हम दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। यहाँ तक इसका एरिडीसॉल का विस्तार है। इसमें और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इसलिए नहीं नोट डाउन किया गया है। जिसमें सहारा, वेस्टर्न एशिया, गोबी रीजन, फिर साउदर्न वेस्टर्न यूएसए और यहाँ पर इन सारे जगहों पर इसका विस्तार है एरिडीसॉल मृदा का। आगे देखते हैं मॉलिसॉल। मॉलिसॉल क्या है? मॉलिसॉल भी एक उपवर्ग है जिसमें बताया गया है कि इसका विस्तार स्टेपी व प्रेयरी क्षेत्रों में किया गया है। स्टेपी व प्रेयरी क्षेत्रों में किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेपी व प्रेयरी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये क्वेश्चन एसएससी यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है। पिछली बार तो लेखपाल के एग्जाम में भी आया था कि स्टेपी व प्रेयरी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो मॉलिसॉल मृदा पाई जाती है। ठीक, आगे देखते हैं इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल क्या है? यह एक नई मृदा है। अगर हम इंसेप्टिसॉल की बात करते हैं तो इंसेप्टिसॉल एक नई मृदा है, एक नया सॉइल है, जिसका जो सॉइल प्रोफाइल होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या?
सॉइल प्रोफाइल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में कुल 4 लेयर होते हैं, ए, बी, सी और डी। ए पार्ट जो होता है जिसमें बायोटिक मटेरियल्स और ह्यूमस पाया जाता है। बी, सी होता है, इसमें भी कई सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, संघटक पाए जाते हैं, और इन सभी में कंपोनेंट्स का ट्रांसफ़र जो होता है वो हमारा सेकेंड, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर से होता रहता है। ठीक, ए को हम संक्रमण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये हमारा सॉइल प्रोफाइल था जिसके विषय में हमने पढ़ लिया है। इसमें देखते हैं कह रहा है कि इस इंसेप्टिसॉल मृदा में सॉइल प्रोफाइल का पूर्णतः विकास नहीं होता है। इसमें एल्यूमिनियम व आयरन की कमी होती है। 2 फैक्ट्स इसमें हमने देखा, पहला तो सॉइल प्रोफाइल पूर्णतः विकसित नहीं है और दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम और आयरन की इसमें कमी होती है। किसमें? इंसेप्टिसॉल सॉइल में। आगे देखते हैं स्पोडोसॉइल क्या है। स्पोडोसॉइल यानी कि इसका जो विस्तार है वो नॉर्थ यूरोप व नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। 2 चीज़ें स्पोडोसॉल के बारे में बताई गई हैं कि स्पोडोसॉल मृदा का जो विस्तार है वो नॉर्थ यूरोप में है, उत्तरी यूरोप में है और उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दूसरा जो इसका फैक्ट है कि ये एक किस प्रकार का सॉइल है? एसिडिक सॉइल है, अम्लीय सॉइल है। एसिडिक सॉइल है यानी कि अम्लीय सॉइल है। स्पोडोसॉल अम्लीय सॉइल है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन पर बार बार रिपीट किया जा रहा है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं एल्फी सॉइल। एल्फी सॉइल क्या होता है? एल्फी सॉइल का विस्तार यदि हम देखते हैं तो एल्फी सॉइल ईस्टर्न ब्राज़ील यानी कि पूर्वी ब्राज़ील, साउदर्न अफ्रीका यानी कि दक्षिणी अफ्रीका, साउदर्न ईस्टर्न एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो ईस्टर्न ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, इन सारे क्षेत्रों में एल्फी सॉइल का विस्तार है। बात करते हैं अंतिम अल्टीसॉल। अल्फीसॉल हमने पढ़ा, अब अल्टीसॉल की बारी है। अल्टीसॉल जितने भी हम इसमें विभाजन देख रहे हैं उसमें सब में लास्ट में सॉल लिखा हुआ है। तो जो लास्ट है हमारा वो अल्टीसॉल है, इसके बाद ऑक्सीसॉल है, फिर हिस्टोसॉल और एंटीसॉल है, 3 और बचेंगे। ठीक, तो अल्टीसॉल देखते हैं। अल्टीसॉल क्या है? इसका जो विस्तार है वो साउथ ईस्टर्न यूएसए, ठीक, यानी कि दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगहों पर अल्टीसॉल मृदा का विस्तार है। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर अल्टीसॉल मृदा का विस्तार हुआ है। अब जो 3 हमारे बच रहे हैं, ऑक्सीसॉल, हिस्टोसॉल और एंटीसॉल, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यदि हम बात करते हैं ऑक्सीसॉल की, तो ऑक्सीसॉल क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ऑक्सीसॉल, इसका विस्तार उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तथा ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका व साउथ ईस्ट एशिया में है। ऑक्सीसॉल कहाँ कहाँ है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ब्राज़ील में, मध्य अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में इसका विस्तार है या इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। फिर कह रहा है कि ऑक्सीसॉल बहुत गहराई तक ऋतु क्षारित होती है। ऑक्सीसॉल बहुत गहराई तक ऋतु क्षारित होती है। भारी होने के कारण इसमें जो सिलिकेट होते हैं वे नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं। मीन्स इसका जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें जो सबसे अपर पार्ट में यानी कि ए पार्ट में जो सिलिकेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वे वहाँ पर भारी बारिश होने के कारण क्या होते हैं, नीचे के संस्तरों में, नीचे के लेयर्स में चले जाते हैं, जबकि जो आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं वे ऊपर ही रह जाते हैं। ये था ऑक्सीसॉल के बारे में। आगे देखते हैं हिस्टोसॉल। हिस्टोसॉल क्या है? यह एक तरह की दलदली मिट्टी है, यानी कि यह एक तरह की मार्सी लैंड है। मार्सी लैंड, दुनिया का सबसे बड़ा मार्सी लैंड शुद्ध जिसे हम बोलते हैं, वो अफ्रीका कंटिनेंट में पाया जाता है। ठीक, और अफ्रीका कंटिनेंट में वो इक्वेटर लाइन के आसपास पाया जाता है। तो हिस्टोसॉल की बात करते हैं अगर हम, तो इसे बोंग मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी के नाम से जानते हैं? बोंग मिट्टी के नाम से भी जानते हैं हिस्टोसॉल को।
इसमें क्ले की मात्रा जो होती है वो कम होती है। हिस्टोसॉल में क्ले की मात्रा कम होती है। लास्ट हमारा जो है वो है एंटीसॉल। एंटीसॉल क्या है? यह मिट्टी पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक है, एंटीसॉल मिट्टी जो होती है वो पूर्णतया विकसित नहीं होती है, जिससे सॉइल प्रोफाइल विकसित नहीं होता। जब मिट्टी ही विकसित नहीं है तो उसके सॉइल प्रोफाइल के विकसित होने की बात ही नहीं है। ठीक है, जब मिट्टी होगी उसके लेयर्स होंगे, रंग व गुणों के आधार पर उनमें कई सारे लेयर्स देखे जा सकते हैं आसानी से, और उन्हीं के आधार पर कई सारे लेयर्स यानी कि सॉइल प्रोफाइल का निर्णय लिया जाता है। ठीक, तो जब इसमें मिट्टी ही विकसित नहीं है पूर्णतया तो सॉइल प्रोफाइल के विकसित होने का कोई सवाल नहीं होता है। और ये था हमारे न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा सबसे लास्ट उपवर्ग है वो था एंटीसॉल। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब बताते चलते हैं, यदि आपको ये पूर्णतया सही तरीके से, बेहतर तरीके से अगर आपको इस पूरे टॉपिक को वर्ल्ड सॉइल जो कि आज हमारा खत्म हो गया समझना हो तो आप इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट को देखना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।